नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट लर्निंग फ्लोर में, जहां हम बात करते हैं पैसे, सोच और सक्सेस की उस नजरिए से जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपके पूरे टाइम मैनेजमेंट के नजरिए को बदल देगी। क्योंकि ये किताब कहती है, समय को नहीं, अपने मन को मैनेज करना सीखो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेस्ट सेलिंग बुक माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट की। अगर आप भी दिन भर व्यस्त तो रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं दिखते, तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं दिमाग की असली ताकत को समझने का ये सफर। चैप्टर 1, परिचय, इंट्रोडक्शन। लेखक डेविड कडावी इस अध्याय में समय प्रबंधन की पारंपरिक अवधारणाओं की सीमाओं को उजागर करते हैं और मन प्रबंधन की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। वे बताते हैं कि समय की कमी से ज्यादा मन की अव्यवस्थित स्थिति उत्पादकता में बाधा डालती है। लेखक अपनी व्यक्तिगत कहानी साझा करते हैं जिसमें उन्होंने समय प्रबंधन की विभिन्न तकनीकों को आजमाया, लेकिन रचनात्मक कार्यों में सफलता नहीं मिली। वे तर्क देते हैं कि रचनात्मकता और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए मन की स्थिति को समझना और उसका प्रबंधन करना आवश्यक है। यह अध्याय पाठकों को यह विचार देता है कि समय को कठोर रूप से नियंत्रित करने की बजाय अपनी मानसिक ऊर्जा को सही दिशा में लगाना अधिक प्रभावी है। लेखक उदाहरण देते हैं कि कैसे रचनात्मक लोग समय प्रबंधन के जाल में फंसकर अपनी रचनात्मकता खो देते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि मन प्रबंधन एक ऐसी कला है जो आपको अपने सबसे अच्छे विचारों को सामने लाने में मदद करती है। इस अध्याय में पाठकों को प्रेरित किया जाता है कि वे अपने मन की स्थिति को समझें और उसे रचनात्मक कार्यों के लिए अनुकूलित करें। लेखक यह भी बताते हैं कि यह पुस्तक उनके अनुभवों और शोध पर आधारित है जो रचनात्मक पेशेवरों के लिए उपयोगी होगी। वे इस बात पर बल देते हैं कि समय प्रबंधन की रणनीतियां अक्सर रचनात्मक कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होती, क्योंकि वे मन की गतिशीलता को नजरअंदाज करती हैं। यह अध्याय पुस्तक का आधार तैयार करता है, जिसमें मन प्रबंधन को रचनात्मकता और उत्पादकता का मूल बताया गया है। पाठकों को यह समझाने की कोशिश की जाती है कि अपनी मानसिक ऊर्जा को समझकर और उसका उपयोग करके वे अपने कार्यों में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। लेखक इस अध्याय को एक प्रेरणादायक नोट पर समाप्त करते हैं, जिसमें वे पाठकों को अपने मन को प्रबंधित करने की यात्रा शुरू करने के लिए आमंत्रित करते हैं। चैप्टर 2, उत्पादकता की चुनौती, द प्रोडक्टिविटी स्ट्रगल। इस अध्याय में लेखक उत्पादकता से संबंधित सामान्य समस्याओं पर प्रकाश डालते हैं। वे बताते हैं कि लोग अक्सर समय की कमी को अपनी कम उत्पादकता का कारण मानते हैं, लेकिन असल में यह उनके मन की अव्यवस्थित स्थिति होती है। लेखक विभिन्न रचनात्मक पेशेवरों के उदाहरण देते हैं जो समय प्रबंधन के बावजूद अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहते हैं। वे तर्क देते हैं कि उत्पादकता केवल समय के प्रबंधन से नहीं, बल्कि मानसिक ऊर्जा और फोकस के प्रबंधन से बढ़ती है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि रचनात्मक कार्यों के लिए मन को सही दिशा में केंद्रित करना आवश्यक है। वे बताते हैं कि कई लोग टू डू लिस्ट और शेड्यूल के पीछे भागते हैं, लेकिन यह रणनीति रचनात्मकता को दबा सकती है। लेखक पाठकों को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि उत्पादकता का मतलब केवल अधिक काम करना नहीं, बल्कि सही समय पर सही काम करना है। वे अपने अनुभव साझा करते हैं कि कैसे उन्होंने समय प्रबंधन की रणनीतियों को छोड़कर मन प्रबंधन पर ध्यान देना शुरू किया। इस अध्याय में पाठकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपनी मानसिक स्थिति का विश्लेषण करें और उन कारकों को पहचानें जो उनकी उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। लेखक इस बात पर भी चर्चा करते हैं कि तनाव और मानसिक थकान रचनात्मकता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वे पाठकों को प्रेरित करते हैं कि वे अपनी ऊर्जा और फोकस को बेहतर ढंग से प्रबंधित करें ताकि वे अपने रचनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। यह अध्याय पाठकों को यह समझाता है कि उत्पादकता की चुनौती को पार करने के लिए समय से ज्यादा मन का प्रबंधन महत्वपूर्ण है।
लेखक इस अध्याय को इस नोट पर समाप्त करते हैं कि मन प्रबंधन के बिना समय प्रबंधन अधूरा है। चैप्टर 3, समय का जाल, द टाइम ट्रैप। इस अध्याय में लेखक समय प्रबंधन की पारंपरिक तकनीकों की कमियों को विस्तार से बताते हैं। वे कहते हैं कि समय को कठोर रूप से नियंत्रित करने की कोशिश अक्सर तनाव और रचनात्मकता की कमी का कारण बनती है। लेखक बताते हैं कि टू डू लिस्ट, शेड्यूल और समय आधारित रणनीतियां रचनात्मक कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होती। वे इस बात पर जोर देते हैं कि समय का जाल वह मानसिकता है जिसमें लोग यह मान लेते हैं कि अधिक समय मिलने से उनकी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेखक अपने अनुभव साझा करते हैं कि कैसे उन्होंने समय प्रबंधन की रणनीतियों पर निर्भर रहकर अपनी रचनात्मकता को नुकसान पहुंचाया। वे तर्क देते हैं कि रचनात्मक कार्यों के लिए समय से ज्यादा मानसिक ऊर्जा और फोकस की आवश्यकता होती है। लेखक पाठकों को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि समय को नियंत्रित करने की बजाय मन को नियंत्रित करना अधिक महत्वपूर्ण है। वे उदाहरण देते हैं कि कैसे रचनात्मक लोग समय की कमी की शिकायत करते हैं, लेकिन असल में उनकी समस्या मन की अव्यवस्थित स्थिति होती है। लेखक सुझाव देते हैं कि पाठक अपने समय को कठोर शेड्यूल में बांधने की बजाय अपनी मानसिक स्थिति को समझें। वे इस बात पर जोर देते हैं कि समय का जाल रचनात्मकता को दबा सकता है और तनाव को बढ़ा सकता है। इस अध्याय में पाठकों को प्रेरित किया जाता है कि वे समय प्रबंधन की पारंपरिक सोच से बाहर निकलें और मन प्रबंधन पर ध्यान दें। लेखक इस अध्याय को इस संदेश के साथ समाप्त करते हैं कि समय का प्रबंधन करने की बजाय अपनी मानसिक ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। चैप्टर 4, रचनात्मक स्वीट स्पॉट, द क्रिएटिव स्वीट स्पॉट। यह अध्याय रचनात्मकता के लिए सबसे अनुकूल मानसिक स्थिति, जिसे लेखक रचनात्मक स्वीट स्पॉट कहते हैं, पर केंद्रित है। डेविड कड़ावी बताते हैं कि यह वह अवस्था है जिसमें आप न तो बहुत तनावग्रस्त होते हैं और न ही पूरी तरह से सुस्त। यह एक संतुलित मानसिक स्थिति है जहां आपकी रचनात्मक ऊर्जा और एकाग्रता अपने चरम पर होती है। लेखक इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए मन की ऊर्जा और समय के बीच तालमेल बिठाने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का रचनात्मक स्वीट स्पॉट अलग होता है और इसे खोजने के लिए आत्मजागरूकता आवश्यक है। लेखक अपने अनुभव साझा करते हैं कि कैसे उन्होंने अपने सबसे रचनात्मक विचार सुबह के समय या विश्राम की अवस्था में प्राप्त किए। वे बताते हैं कि रचनात्मक कार्य के लिए न केवल समय, बल्कि मन की सही स्थिति महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यदि आप बहुत थके हुए हैं या तनाव में हैं, तो रचनात्मक विचार उत्पन्न करना मुश्किल हो सकता है। इसके विपरीत, जब आप शांत और ऊर्जावान होते हैं, तो विचार स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होते हैं। लेखक इस अवस्था को खोजने के लिए ध्यान, हल्का व्यायाम या विश्राम जैसी तकनीकों का उपयोग करने की सलाह देते हैं। वे यह भी बताते हैं कि रचनात्मक स्वीट स्पॉट को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा का आकलन करना जरूरी है। लेखक पाठकों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे अपने दैनिक जीवन में उन क्षणों को पहचानें जब वे सबसे अधिक रचनात्मक और उत्पादक महसूस करते हैं। इसके लिए वे अपने दिन के पैटर्न का विश्लेषण करने और यह समझने की सलाह देते हैं कि किन गतिविधियों से उनकी रचनात्मकता बढ़ती है। उदाहरण के तौर पर, कुछ लोग सुबह के समय रचनात्मक कार्यों के लिए अधिक प्रभावी होते हैं, जबकि अन्य लोग देर रात को अधिक रचनात्मक होते हैं। लेखक इस अध्याय को इस संदेश के साथ समाप्त करते हैं कि रचनात्मक स्वीट स्पॉट को खोजने और उसका उपयोग करने से रचनात्मक उत्पादकता में जबरदस्त वृद्धि हो सकती है। चैप्टर 5, ऊर्जा चक्र, द एनर्जी साइकिल। इस अध्याय में लेखक मानव ऊर्जा के प्राकृतिक चक्रों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक ऊर्जा दिन के दौरान उतार चढ़ाव करती है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि रचनात्मक कार्यों के लिए इस ऊर्जा चक्र को समझना और उसका उपयोग करना महत्वपूर्ण है। वे सुझाव देते हैं कि उच्च ऊर्जा वाले समय को गहन रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोग करें,
जबकि कम ऊर्जा वाले समय को हल्के कार्यों या विश्राम के लिए रखें। लेखक अपने अनुभव साझा करते हैं कि कैसे उन्होंने अपने ऊर्जा चक्र को समझकर अपनी उत्पादकता बढ़ाई। वे बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का ऊर्जा चक्र अनूठा होता है और इसे समझने के लिए आत्मनिरीक्षण आवश्यक है। लेखक पाठकों को सलाह देते हैं कि वे अपने दैनिक ऊर्जा पैटर्न को ट्रैक करें, जैसे कि कब वे सबसे अधिक ऊर्जावान या थकान महसूस करते हैं। वे उदाहरण देते हैं कि कुछ लोग सुबह के समय सबसे अधिक उत्पादक होते हैं, जबकि अन्य लोग दोपहर या रात में बेहतर काम करते हैं। लेखक इस बात पर भी चर्चा करते हैं कि तनाव, नींद की कमी और खराब आहार ऊर्जा चक्र को बाधित कर सकते हैं। वे सुझाव देते हैं कि नियमित नींद, स्वस्थ आहार और हल्का व्यायाम ऊर्जा चक्र को संतुलित रखने में मदद करते हैं। इस अध्याय में पाठकों को प्रेरित किया जाता है कि वे अपनी ऊर्जा के उतार चढ़ाव को समझें और अपने कार्यों को उसी के अनुसार शेड्यूल करें। लेखक इस अध्याय को इस संदेश के साथ समाप्त करते हैं कि ऊर्जा चक्र का सही उपयोग रचनात्मकता और उत्पादकता को कई गुना बढ़ा सकता है। चैप्टर 6, टास्क स्विच टैक्स, द टास्क स्विच टैक्स। इस अध्याय में लेखक कार्यों के बीच बार बार स्विच करने की लागत, जिसे वे टास्क स्विच टैक्स कहते हैं, पर चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि जब हम एक कार्य से दूसरे कार्य पर स्विच करते हैं, तो हमारी मानसिक ऊर्जा और एकाग्रता कम हो जाती है। यह लागत रचनात्मकता और उत्पादकता को नुकसान पहुंचाती है। लेखक उदाहरण देते हैं कि कैसे मल्टीटास्किंग करने से हमारा दिमाग थक जाता है और कार्य की गुणवत्ता कम हो जाती है। वे अपने अनुभव साझा करते हैं कि कैसे उन्होंने मल्टीटास्किंग छोड़कर एक समय में एक कार्य पर ध्यान देना शुरू किया। लेखक सुझाव देते हैं कि केंद्रित कार्य सत्र, फोकस्ड वर्क सेशंस, टास्क स्विच टैक्स को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। वे बताते हैं कि जब हम एक कार्य पर पूरी तरह से केंद्रित होते हैं, तो हमारी रचनात्मकता और उत्पादकता बढ़ती है। लेखक पाठकों को यह सलाह देते हैं कि वे अपने कार्यों को प्राथमिकता दें और विचलनों, डिस्ट्रैक्शंस को कम करें। वे इस बात पर भी चर्चा करते हैं कि डिजिटल उपकरण, जैसे नोटिफिकेशन और सोशल मीडिया, टास्क स्विचिंग को बढ़ावा देते हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि इन विचलनों को नियंत्रित करने के लिए डिजिटल डिटॉक्स या नोटिफिकेशन बंद करना उपयोगी हो सकता है। इस अध्याय में पाठकों को प्रेरित किया जाता है कि वे अपने कार्यों को छोटे, केंद्रित सत्रों में विभाजित करें और मल्टीटास्किंग से बचें। लेखक इस अध्याय को इस संदेश के साथ समाप्त करते हैं कि टास्क स्विच टैक्स को कम करके हम अपनी रचनात्मकता और उत्पादकता को अधिकतम कर सकते हैं। चैप्टर 7, रचनात्मक श्रृंखला, द क्रिएटिव चेन। इस अध्याय में लेखक डेविड कडावी रचनात्मक श्रृंखला की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं, जो रचनात्मक प्रक्रिया को निरंतर और सुसंगत बनाए रखने की रणनीति है। वे बताते हैं कि रचनात्मकता एक एकल घटना नहीं है, बल्कि यह विचारों, कार्यों और परिणामों की एक श्रृंखला है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि रचनात्मक कार्य को नियमित और छोटे-छोटे कदमों में विभाजित करना चाहिए। वे अपने अनुभव साझा करते हैं कि कैसे उन्होंने छोटे, नियमित कार्यों के माध्यम से अपनी रचनात्मक परियोजनाओं को पूरा किया। लेखक सुझाव देते हैं कि रचनात्मक श्रृंखला को बनाए रखने के लिए हर दिन छोटे-छोटे कार्य करना महत्वपूर्ण है, भले ही वे बहुत छोटे क्यों न हों। उदाहरण के लिए, प्रतिदिन 15 मिनट लेखन या विचार मंथन रचनात्मकता को गति दे सकता है। वे इस बात पर भी चर्चा करते हैं कि रचनात्मकता को बनाए रखने के लिए निरंतरता और धैर्य आवश्यक है। लेखक पाठकों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने रचनात्मक कार्यों को एक श्रृंखला के रूप में देखें, जहां प्रत्येक कदम अगले कदम को मजबूत करता है। वे यह भी बताते हैं कि रचनात्मक श्रृंखला को तोड़ने से बचने के लिए प्रेरणा की प्रतीक्षा करने की बजाय नियमित रूप से काम शुरू करना चाहिए। इस अध्याय में पाठकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने रचनात्मक लक्ष्यों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लें और उन्हें नियमित रूप से पूरा करें। लेखक इस बात पर जोर देते हैं
कि रचनात्मक श्रृंखला को बनाए रखने के लिए आत्मानुशासन और छोटे कदमों का महत्व है। वे उदाहरण देते हैं कि कैसे छोटे कार्य लंबे समय में बड़े परिणाम दे सकते हैं। इस अध्याय को लेखक इस संदेश के साथ समाप्त करते हैं कि रचनात्मक श्रृंखला को बनाए रखने से रचनात्मकता और उत्पादकता में निरंतर वृद्धि होती है। चैप्टर 8 विचार इनक्यूबेटर, द आइडिया इनक्यूबेटर। इस अध्याय में लेखक विचारों को विकसित करने और उन्हें परिपक्व करने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे विचार इनक्यूबेटर की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं, जो विचारों को पोषित करने और उन्हें कार्यान्वयन योग्य बनाने की प्रक्रिया है। लेखक बताते हैं कि अच्छे विचार तुरंत लागू करने के बजाय उन्हें समय और विचार मंथन की आवश्यकता होती है। वे अपने अनुभव साझा करते हैं कि कैसे उन्होंने अपने विचारों को नोट करके और समय समय पर उन पर विचार करके बेहतर बनाया। लेखक सुझाव देते हैं कि पाठक एक विचार पत्रिका, आइडिया जर्नल, रखें जिसमें वे अपने सभी विचारों को लिखें। वे इस बात पर जोर देते हैं कि विचारों को इनक्यूबेट करने के लिए उन्हें बार बार देखना और परिष्कृत करना जरूरी है। लेखक बताते हैं कि विचारों को तुरंत लागू करने की जल्दबाजी रचनात्मकता को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बजाय विचारों को पकने देने से वे अधिक मूल्यवान और कार्यान्वयन योग्य बनते हैं। वे उदाहरण देते हैं कि कैसे कुछ महान विचार समय के साथ विकसित हुए। लेखक पाठकों को यह सलाह देते हैं कि वे अपने विचारों को नियमित रूप से समीक्षा करें और उन्हें बेहतर बनाने के लिए नए दृष्टिकोण जोड़ें। वे इस बात पर भी चर्चा करते हैं कि विचार इनक्यूबेशन के लिए शांत और एकांत समय महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में पाठकों को प्रेरित किया जाता है कि वे अपने विचारों को एकत्र करने और उन्हें विकसित करने के लिए समय निकालें। लेखक इस अध्याय को इस संदेश के साथ समाप्त करते हैं कि विचार इनक्यूबेटर रचनात्मकता को बढ़ाने और मूल्यवान परिणाम प्राप्त करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। चैप्टर 9 फोकस फनल, द फोकस फनल। इस अध्याय में लेखक एकाग्रता को बढ़ाने के लिए फोकस फनल की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपने कार्यों को छानकर केवल सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेखक बताते हैं कि आधुनिक दुनिया में विचलन, डिस्ट्रैक्शंस, बहुत अधिक हैं और ये हमारी रचनात्मकता और उत्पादकता को कम करते हैं। वे अपने अनुभव साझा करते हैं कि कैसे उन्होंने अनावश्यक कार्यों को हटाकर अपनी एकाग्रता बढ़ाई। लेखक सुझाव देते हैं कि पाठक अपने कार्यों को प्राथमिकता दें और कम महत्वपूर्ण कार्यों को हटा दें। वे इस बात पर जोर देते हैं कि फोकस फनल का उपयोग करने से आप अपनी मानसिक ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। लेखक बताते हैं कि यह प्रक्रिया आपके लक्ष्यों को स्पष्ट करती है और आपको केवल उन कार्यों पर ध्यान देने में मदद करती है जो वास्तव में मायने रखते हैं। वे उदाहरण देते हैं कि कैसे उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता देकर बेहतर परिणाम प्राप्त किए। लेखक पाठकों को यह सलाह देते हैं कि वे अपने कार्यों को 3 श्रेणियों में बांटें: आवश्यक, महत्वपूर्ण और अनावश्यक। इस अध्याय में पाठकों को प्रेरित किया जाता है कि वे अपने समय और ऊर्जा को केवल उन कार्यों पर लगाएं जो उनके रचनात्मक लक्ष्यों को पूरा करते हैं। लेखक इस बात पर भी चर्चा करते हैं कि डिजिटल विचलन, जैसे सोशल मीडिया और ईमेल, फोकस को तोड़ सकते हैं। वे सुझाव देते हैं कि इन विचलनों को कम करने के लिए समय सीमित सत्र और डिजिटल डिटॉक्स उपयोगी हो सकते हैं। लेखक इस अध्याय को इस संदेश के साथ समाप्त करते हैं कि फोकस फनल रचनात्मकता और उत्पादकता को अधिकतम करने का एक प्रभावी उपकरण है। चैप्टर 10 विचलन नाशक, द डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रॉयर। इस अध्याय में लेखक विचलनों को खत्म करने और एकाग्रता को बनाए रखने की रणनीतियों पर चर्चा करते हैं। वे विचलन नाशक की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, जो उन तकनीकों का समूह है जो आपको अनावश्यक रुकावटों से बचाने में मदद करती हैं। लेखक बताते हैं कि आधुनिक दुनिया में नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और अन्य बाहरी कारक हमारी एकाग्रता को भंग करते हैं। वे अपने अनुभव साझा करते हैं
कि कैसे उन्होंने इन विचलनों को नियंत्रित करके अपनी रचनात्मकता बढ़ाई। लेखक सुझाव देते हैं कि पाठक अपने कार्यस्थल को विचलन मुक्त बनाए, जैसे कि नोटिफिकेशन बंद करना या एक शांत स्थान चुनना। वे इस बात पर जोर देते हैं कि गहरे कार्य, डीप वर्क, के लिए विचलनों को पूरी तरह से खत्म करना आवश्यक है। लेखक उदाहरण देते हैं कि कैसे छोटे छोटे विचलन, जैसे फोन की घंटी, हमारी रचनात्मक प्रक्रिया को तोड़ सकते हैं। वे पाठकों को यह सलाह देते हैं कि वे अपने कार्य सत्रों को समय सीमित करें और बीच में ब्रेक लें। इस अध्याय में पाठकों को प्रेरित किया जाता है कि वे अपने पर्यावरण को नियंत्रित करें और उन कारकों को हटाएं जो उनकी एकाग्रता को प्रभावित करते हैं। लेखक इस बात पर भी चर्चा करते हैं कि आत्मानुशासन और मानसिक दृढ़ता विचलनों को खत्म करने में महत्वपूर्ण है। वे सुझाव देते हैं कि ध्यान, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस तकनीकें विचलनों को कम करने में मदद कर सकती हैं। लेखक इस अध्याय को इस संदेश के साथ समाप्त करते हैं कि विचलन नाशक रचनात्मकता और उत्पादकता को बढ़ाने का एक आवश्यक उपकरण है। चैप्टर 11, रचनात्मक कैलेंडर, द क्रिएटिव कैलेंडर। इस अध्याय में लेखक रचनात्मक कार्यों के लिए समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की रणनीति साझा करते हैं। वे रचनात्मक कैलेंडर की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, जो आपके रचनात्मक कार्यों को शेड्यूल करने का एक लचीला तरीका है। लेखक बताते हैं कि पारंपरिक समय प्रबंधन कैलेंडर रचनात्मक कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होते, क्योंकि वे लचीलापन प्रदान नहीं करते। वे अपने अनुभव साझा करते हैं कि कैसे उन्होंने अपने रचनात्मक कार्यों को अपनी ऊर्जा के स्तर के अनुसार शेड्यूल किया। लेखक सुझाव देते हैं कि पाठक अपने उच्च ऊर्जा समय को रचनात्मक कार्यों के लिए और कम ऊर्जा समय को हल्के कार्यों के लिए उपयोग करें। वे इस बात पर जोर देते हैं कि रचनात्मक कैलेंडर को लचीला और व्यक्तिगत जरूरतों के अनुकूल बनाना चाहिए। लेखक उदाहरण देते हैं कि कैसे उन्होंने अपने दिन को रचनात्मक और गैर रचनात्मक कार्यों में बांटा। वे पाठकों को यह सलाह देते हैं कि वे अपने कैलेंडर में रचनात्मक कार्यों के लिए विशेष समय ब्लॉक करें। इस अध्याय में पाठकों को प्रेरित किया जाता है कि वे अपने कार्यों को अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा के अनुसार व्यवस्थित करें। लेखक इस बात सौन डिस्कशन करते हैं कि नियमित ब्रेक और विश्राम रचनात्मक कैलेंडर का हिस्सा होना चाहिए। वे सुझाव देते हैं कि रचनात्मक कार्यों के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा हो सकता है, लेकिन यह प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर करता है। लेखक इस अध्याय को इस संदेश के साथ समाप्त करते हैं कि रचनात्मक कैलेंडर रचनात्मकता को बनाए रखने और उत्पादकता बढ़ाने का एक शक्तिशाली उपकरण है। चैप्टर 12, सुबह की दिनचर्या, द मॉर्निंग रूटीन। इस अध्याय में लेखक सुबह की दिनचर्या के महत्व और इसके रचनात्मकता पर प्रभाव पर चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि एक अच्छी सुबह की दिनचर्या आपकी मानसिक ऊर्जा और एकाग्रता को बढ़ा सकती है। लेखक अपने अनुभव साझा करते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी सुबह की दिनचर्या को अनुकूलित करके अपनी रचनात्मकता में सुधार किया। वे सुझाव देते हैं कि पाठक अपनी सुबह को हल्के व्यायाम, ध्यान या लेखन जैसे रचनात्मक कार्यों के साथ शुरू करें। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि सुबह का समय अक्सर सबसे शांत और ऊर्जावान होता है, जो रचनात्मक कार्यों के लिए आदर्श है। वे उदाहरण देते हैं कि कैसे प्रसिद्ध रचनात्मक लोग अपनी सुबह की दिनचर्या का उपयोग करते हैं। लेखक पाठकों को यह सलाह देते हैं कि वे अपनी सुबह की दिनचर्या को सरल और व्यक्तिगत बनाएं। इस अध्याय में पाठकों को प्रेरित किया जाता है कि वे अपनी सुबह को अपने रचनात्मक लक्ष्यों के लिए समर्पित करें। लेखक इस बात पर भी चर्चा करते हैं कि सुबह की दिनचर्या में नियमितता और अनुशासन महत्वपूर्ण है। वे सुझाव देते हैं कि छोटी छोटी आदतें, जैसे सुबह पानी पीना या 5 मिनट का ध्यान, बड़े बदलाव ला सकती हैं। लेखक इस अध्याय को इस संदेश के साथ समाप्त करते हैं कि एक प्रभावी सुबह की दिनचर्या रचनात्मकता और उत्पादकता की नींव है। चैप्टर 13, शाम की दिनचर्या, द इवनिंग रूटीन।
इस अध्याय में लेखक डेविड कडावी शाम की दिनचर्या के महत्व और इसके रचनात्मकता और उत्पादकता पर प्रभाव पर चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि एक अच्छी शाम की दिनचर्या अगले दिन के लिए मानसिक और शारीरिक तैयारी करती है। लेखक अपने अनुभव साझा करते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी शाम की दिनचर्या को अनुकूलित करके अपनी नींद और रचनात्मक ऊर्जा में सुधार किया। वे सुझाव देते हैं कि पाठक अपनी शाम को शांत गतिविधियों जैसे पढ़ना, जर्नलिंग या ध्यान के साथ बिताए। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि शाम का समय दिन का मूल्यांकन करने और अगले दिन की योजना बनाने के लिए आदर्श है। वे उदाहरण देते हैं कि कैसे प्रसिद्ध रचनात्मक लोग अपनी शाम की दिनचर्या का उपयोग करते हैं। लेखक पाठकों को सलाह देते हैं कि वे स्क्रीन टाइम को कम करें, विशेष रूप से सोने से पहले, ताकि नींद की गुणवत्ता बेहतर हो। इस अध्याय में पाठकों को प्रेरित किया जाता है कि वे अपनी शाम को ऐसी गतिविधियों के लिए समर्पित करें जो तनाव कम करें और मन को शांत करें। लेखक इस बात पर चर्चा करते हैं कि नियमित और संतुलित शाम की दिनचर्या मानसिक स्पष्टता और रचनात्मकता को बढ़ाती है। वे सुझाव देते हैं कि छोटी-छोटी आदतें, जैसे सोने से पहले गहरी सांस लेना या दिन की उपलब्धियों को लिखना, बड़े बदलाव ला सकती हैं। लेखक इस बात पर भी जोर देते हैं कि शाम की दिनचर्या में आत्मचिंतन का समय शामिल करना चाहिए। वे बताते हैं कि यह समय आपको अपने लक्ष्यों और प्रगति का मूल्यांकन करने में मदद करता है। इस अध्याय को लेखक इस संदेश के साथ समाप्त करते हैं कि एक प्रभावी शाम की दिनचर्या रचनात्मकता और उत्पादकता के लिए एक मजबूत नींव तैयार करती है। चैप्टर 14 आदतों की शक्ति, द पावर ऑफ हैबिट्स। इस अध्याय में लेखक आदतों के निर्माण और उनकी रचनात्मकता पर प्रभाव पर विस्तार से चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि छोटी-छोटी आदतें लंबे समय में बड़े परिणाम दे सकती हैं। लेखक अपने अनुभव साझा करते हैं कि कैसे उन्होंने छोटी आदतों, जैसे प्रतिदिन लेखन या ध्यान, को अपनाकर अपनी रचनात्मकता और उत्पादकता बढ़ाई। वे सुझाव देते हैं कि पाठक अपनी रचनात्मक आदतों को छोटे और सरल कदमों से शुरू करें। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि आदतों का निर्माण आत्मानुशासन और निरंतरता पर निर्भर करता है। वे उदाहरण देते हैं कि कैसे छोटी आदतें, जैसे हर दिन 10 मिनट लेखन, समय के साथ बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में मदद करती हैं। लेखक पाठकों को यह सलाह देते हैं कि वे अपनी आदतों को ट्रैक करें और उन्हें नियमित बनाए रखें। इस अध्याय में पाठकों को प्रेरित किया जाता है कि वे अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए सकारात्मक आदतें विकसित करें। लेखक इस बात पर चर्चा करते हैं कि नकारात्मक आदतें, जैसे देर रात तक स्क्रीन देखना, रचनात्मकता को नुकसान पहुंचा सकती हैं। वे सुझाव देते हैं कि आदतों को बदलने के लिए छोटे बदलावों से शुरू करें और धीरे-धीरे उन्हें बढ़ाएं। लेखक इस बात पर भी जोर देते हैं कि आदतें आपके मन को स्वचालित रूप से रचनात्मक कार्यों के लिए तैयार करती हैं। वे बताते हैं कि आदतों का निर्माण एक प्रक्रिया है जिसमें समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। इस अध्याय को लेखक इस संदेश के साथ समाप्त करते हैं कि सही आदतें रचनात्मकता और उत्पादकता को स्थायी रूप से बढ़ा सकती हैं। चैप्टर 15 गहन कार्य डाइव, द डीप वर्क डाइव। इस अध्याय में लेखक गहन कार्य, डीप वर्क, की अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो लंबे समय तक गहरी एकाग्रता के साथ काम करने की प्रक्रिया है। वे बताते हैं कि गहन कार्य रचनात्मकता और उच्च गुणवत्ता वाले परिणामों के लिए आवश्यक है। लेखक अपने अनुभव साझा करते हैं कि कैसे उन्होंने गहन कार्य सत्रों को अपनाकर अपनी रचनात्मक परियोजनाओं को बेहतर बनाया। वे सुझाव देते हैं कि पाठक अपने दिन में गहन कार्य के लिए विशेष समय ब्लॉक करें। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि गहन कार्य के लिए विचलन मुक्त वातावरण और मानसिक स्पष्टता आवश्यक है। वे उदाहरण देते हैं कि कैसे प्रसिद्ध लेखक और रचनात्मक लोग गहन कार्य का उपयोग करते हैं। लेखक पाठकों को यह सलाह देते हैं कि वे अपने गहन कार्य सत्रों को छोटे और प्रबंधनीय रखें, जैसे 90 मिनट के सत्र। इस अध्याय में पाठकों को प्रेरित किया जाता है
कि वे गहन कार्य को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। लेखक इस बात पर चर्चा करते हैं कि गहन कार्य के लिए मानसिक ऊर्जा का उच्च स्तर और शांत वातावरण जरूरी है। वे सुझाव देते हैं कि ध्यान और माइंडफुलनेस तकनीकें गहन कार्य की क्षमता को बढ़ा सकती हैं। लेखक इस बात पर भी जोर देते हैं कि गहन कार्य सतही कार्यों, शैलो वर्क, से अलग है, जो कम मूल्यवान होता है। वे बताते हैं कि गहन कार्य आपको अपने सबसे महत्वपूर्ण और रचनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। इस अध्याय को लेखक इस संदेश के साथ समाप्त करते हैं कि गहन कार्य रचनात्मकता और उत्पादकता को अभूतपूर्व स्तर तक ले जा सकता है। चैप्टर 16 रचनात्मक वातावरण, द क्रिएटिव एनवायरनमेंट। इस अध्याय में लेखक रचनात्मकता के लिए उपयुक्त वातावरण के महत्व पर चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि आपका कार्यस्थल और आसपास का माहौल आपकी रचनात्मकता को सीधे प्रभावित करता है। लेखक अपने अनुभव साझा करते हैं कि कैसे उन्होंने अपने कार्यस्थल को अनुकूलित करके अपनी रचनात्मकता बढ़ाई। वे सुझाव देते हैं कि पाठक अपने कार्यस्थल को विचलन मुक्त और प्रेरणादायक बनाए। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि एक शांत और व्यवस्थित वातावरण रचनात्मक विचारों को प्रवाहित करने में मदद करता है। वे उदाहरण देते हैं कि कैसे छोटे बदलाव, जैसे डेस्क को व्यवस्थित करना या प्राकृतिक रोशनी का उपयोग, रचनात्मकता को बढ़ा सकते हैं। लेखक पाठकों को यह सलाह देते हैं कि वे अपने वातावरण को अपनी रचनात्मक जरूरतों के अनुसार डिजाइन करें। इस अध्याय में पाठकों को प्रेरित किया जाता है कि वे अपने कार्यस्थल को एक रचनात्मक अभयारण्य, सैंक्चुअरी, बनाएं। लेखक इस बात पर चर्चा करते हैं कि शोर, अव्यवस्था और डिजिटल विचलन रचनात्मकता के लिए हानिकारक हैं। वे सुझाव देते हैं कि हेडफोन, न्यूनतम सजावट और प्रेरणादायक तत्व, जैसे पौधे या कला, वातावरण को बेहतर बना सकते हैं। लेखक इस बात पर भी जोर देते हैं कि रचनात्मक वातावरण प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। वे बताते हैं कि कुछ लोग शांत स्थान पसंद करते हैं, जबकि अन्य लोग हल्के पृष्ठभूमि संगीत में बेहतर काम करते हैं। इस अध्याय को लेखक इस संदेश के साथ समाप्त करते हैं कि एक अच्छा रचनात्मक वातावरण आपकी रचनात्मकता को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। चैप्टर 17 मानसिकता का बदलाव, द माइंडसेट शिफ्ट। इस अध्याय में लेखक रचनात्मकता और उत्पादकता के लिए मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता पर जोर देते हैं। वे बताते हैं कि समय प्रबंधन से मन प्रबंधन की ओर सोच में बदलाव करना महत्वपूर्ण है। लेखक अपने अनुभव साझा करते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी मानसिकता को बदलकर अपनी रचनात्मकता को बढ़ाया। वे सुझाव देते हैं कि पाठक अपनी सीमित मान्यताओं, लिमिटिंग बिलीफ्स, को चुनौती दें और रचनात्मकता को एक प्रक्रिया के रूप में देखें। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि सकारात्मक और विकासोन्मुख मानसिकता रचनात्मकता को बढ़ाती है। वे उदाहरण देते हैं कि कैसे असफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखने से रचनात्मकता बढ़ती है। लेखक पाठकों को यह सलाह देते हैं कि वे आत्मचिंतन और माइंडफुलनेस के माध्यम से अपनी मानसिकता को बेहतर बनाएं। इस अध्याय में पाठकों को प्रेरित किया जाता है कि वे अपनी मानसिक बाधाओं को पहचानें और उन्हें दूर करें। लेखक इस बात पर चर्चा करते हैं कि तनाव और नकारात्मक सोच रचनात्मकता को दबा सकती है। वे सुझाव देते हैं कि कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड और सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस, मानसिकता को बदलने में मदद कर सकते हैं। लेखक इस बात पर भी जोर देते हैं कि रचनात्मकता एक यात्रा है, जिसमें निरंतर सीखना और अनुकूलन शामिल है। वे बताते हैं कि मानसिकता का बदलाव आपको अपने रचनात्मक लक्ष्यों के प्रति अधिक आत्मविश्वास और प्रेरित बनाता है। इस अध्याय को लेखक इस संदेश के साथ समाप्त करते हैं कि सही मानसिकता रचनात्मकता और उत्पादकता को स्थायी रूप से बदल सकती है। चैप्टर 18 निष्कर्ष, कंक्लूजन। इस अंतिम अध्याय में लेखक पुस्तक की मुख्य शिक्षाओं को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं और पाठकों को मन प्रबंधन की यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं।
वे बताते हैं कि समय प्रबंधन की बजाय मन प्रबंधन रचनात्मकता और उत्पादकता को बढ़ाने का अधिक प्रभावी तरीका है। लेखक अपने अनुभव साझा करते हैं कि कैसे मन प्रबंधन ने उनकी जिंदगी और काम को बदल दिया। वे सुझाव देते हैं कि पाठक इस पुस्तक में सिखाई गई रणनीतियों जैसे रचनात्मक स्वीट स्पॉट, ऊर्जा चक्र और गहन कार्य को अपनी दिनचर्या में लागू करें। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि रचनात्मकता एक कौशल है जिसे निरंतर अभ्यास और आत्मजागरूकता के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। वे उदाहरण देते हैं कि कैसे छोटे छोटे बदलाव लंबे समय में बड़े परिणाम दे सकते हैं। लेखक पाठकों को यह सलाह देते हैं कि वे अपने रचनात्मक लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें और धैर्य रखें। इस अध्याय में पाठकों को प्रेरित किया जाता है कि वे अपनी रचनात्मक यात्रा को एक प्रयोग के रूप में देखें। लेखक इस बात पर चर्चा करते हैं कि मन प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है जो समय के साथ बेहतर होती है। वे सुझाव देते हैं कि पाठक नियमित रूप से अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें और नई रणनीतियां आजमाएं। लेखक इस बात पर भी जोर देते हैं कि रचनात्मकता और उत्पादकता व्यक्तिगत हैं और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अनूठी शैली खोजनी चाहिए। वे इस अध्याय को इस संदेश के साथ समाप्त करते हैं कि मन प्रबंधन के माध्यम से आप अपनी रचनात्मक क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं और अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट की एक गहरी झलक। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भी टाइम के पीछे भागना छोड़कर अपने माइंड को मास्टर करना चाहेंगे? अगर हाँ, तो आज से ही अपने माइंड को प्राथमिकता देना शुरू कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही और बुक समरी और ट्रेडिंग माइंडसेट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस किताब का कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, माइंडसेट सही है तो टाइम खुद ही सेट हो जाएगा। धन्यवाद।